भारत माता की। आई बी ऑन द ब्रिंक, पोलिटिसाइजिंग टेरर, अ डिजास्टर इन द मेकिंग। पिछले जितने भी कार्यक्रम हमने जितने ही हर्ष से आयोजित किए, जितने ही उत्साह से आयोजित किए, आज का कार्यक्रम हम उतने ही दर्द से, उतने ही वेदना से और उतने ही दुख से आयोजित कर रहे हैं। पिछले कुछ महीने से जिस तरीके से हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा और सुरक्षा एजेंसियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, यह बहुत ही चिंताजनक विषय है। और इस चिंता को चिंतन में बदलने के लिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और 3 दिन पहले जब मैं 11 तारीख हम लोग जनरल बख्शी के घर गए और हमने उस विषय का उनसे बात की, हमने उनसे कहा कि हम इस कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं। तो जनरल बख्शी ने कहा, आप जब भी कार्यक्रम करिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में मैं अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को छोड़ के आऊंगा और सबसे पहले इस विषय पे आपके पास आके युवाओं को संबोधित करूंगा। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और वैसे ही फौजी का काम रिटायर होने से पहले या रिटायर होने के बाद देश की रक्षा करना ही होता है। और देश की फौज और आंतरिक सुरक्षा एजेंसियां हैं जिनके बल पर देश चल रहा है, नहीं तो सरकार तो शायद इस देश को कब का बेच के खा बैठी होती। मैंने जनरल बख्शी साहब से कहा कि हम आपके अलावा RSN सिंह साहब को बुलाना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से जो देश की आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों के साथ, और कहा जाए तो आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों के साथ ही नहीं, देश में सेना के सरकार ने तरह तरह के आरोप लगाए। तो जितनी भी एजेंसीज है उनको कमजोर करने का कार्य किया गया। लेकिन फिलहाल जो IB के साथ आतंकवाद के नाम पर राजनीति की जा रही थी, यह समय इतना जरूरी विषय था। तो मैंने उनसे कहा कि RSN सिंह साहब पिछले कुछ दिनों से टीवी चैनल्स पर आके इस विषय को बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों को बता रहे हैं, लेकिन टीवी चैनल्स पे डिबेट होती है, 5-6 स्पीकर्स होते हैं, तो उतना हम नहीं जान पाते। तो देश के युवा उनसे और सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो आए और हमें संबोधित करें। जनरल बख्शी ने एक पल का भी देर ना लगाते हुए उनको फोन किया, उनसे संपर्क किया कि कुछ युवा, कुछ नवयुवक इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप आके उनको संबोधित करें। तो RSN सिंह साहब ने कहा कि मेरा कोई भी कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रमों को छोड़ के मैं उसमें आऊंगा। और जो देश की आंतरिक सुरक्षा का विषय मेरे लिए सबसे पहले है, जिन्होंने जिंदगी भर किया भी है, उस पर जो भी मेरे लिए रोल हो पाएगा मैं युवाओं को संबोधित करूंगा। तो मुझे लगता है कि आप जिन लोगों को सुनने के लिए आए हैं, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बल पे जिंदगी भर इस देश की रक्षा की है, वो उनको आप सुनेंगे। मैं राहुल जी से अनुरोध करूंगा कि आए और अपने गेस्ट का परिचय देके आगे के कार्यक्रम को बढ़ाएं। धन्यवाद तेजिंदर भाई। अब इस कार्यक्रम को शुरू करते हुए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट जनरल GD बख्शी कि वे कृपया यहाँ पर आए और हम सबको संबोधित करें। जनरल GD बख्शी। उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज का जो विषय है, मैं समझता हूं हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि आज हमारा देश इस ऐसी कागार पे आ गया है जहां जो खतरा है वो हमें स्पष्ट और साफ दिख रहा है। एक ऐसे क्रॉस रोड्स पे, चौराहे पे हम आके खड़े हो गए हैं जहां से अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो हमारे देश की टूट, हमारे देश का विनाश का जो मार्ग है वो साफ अब दिखना शुरू हो गया है। देखिए, म्यांमार के देश में रोहिंग्याओं और बौद्धों के बीच दंगे होते हैं। प्रतिक्रिया कहां होती है? भारतवर्ष में, बोधगया में। ईरान और इजराइल के बीच उनका झगड़ा चल रहा है। टेररिस्ट प्रतिक्रिया कहां होती है? दिल्ली के अंदर।
मतलब जहां भी ये कोई भी कांड कहीं और देशों में हो रहा है, वो आपस के मनमुटाव बदला निकालना चाहते हैं, आतंकवाद की प्रतिक्रिया करना चाहते हैं, वो कहां वार करते हैं? भारतवर्ष के अंदर। तो मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे, क्यों? वाई इंडिया? मतलब यहां क्यों? उसका जो उत्तर है वो भी उतना ही आसान है कि साहब इसलिए कि ये एकमात्र देश है जिसने अपनी सुरक्षा तंत्र को तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। आपके जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके मनोबल पे वार किए हैं। जो कोई ऑफिसर, चाहे वो आईबी का हो, चाहे वो सेना का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो एसआईबी का हो, जो अपना कर्तव्य करना चाहता है उसके खिलाफ केस पे केस, उसको जो है, एक तो केस पे केस तो आप कर ही रहे हैं, दूसरा हमारे मीडिया की एक सेक्शन, हमारे फॉरेन फंडेड एनजीओज जिनके पैसे सब बाहर से आ रहे हैं और जिनकी एकमात्र लालसा है कि वो फोर्ड फाउंडेशन से मार्क्से से अवार्ड जीत लें, चाहे उसमें उनके देश के टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन वो अवार्ड की लालसा उनको खींचे जा रही है एक चुंबक की तरह। तो ये जो सारे हैं, इन्होंने एक प्रतिक्रिया शुरू कर रखी है, और खासकर जो पिछले कोई मैं समझूंगा 20 और 30 सालों में जिसने खूब जोर पकड़ा है कि साहब अपने देश को जैसे तैसे जो भी तोड़ने की बात करता है उसको सिर पर चढ़ा के रख दो, उसे दिल्ली में लाके उसको उसके गले में मलाई डालिए, उसको क्या कहते हैं हार दीजिए, और उसको हर सेपरेटिस्ट को आप सिर पे चढ़ा के बिठाइए, और जो आपके देश के लिए लड़ रहे हैं उनको डिमोनाइज करिए, डिमोरलाइज करिए, ताकि वो लड़ने के काबिल ना रह जाएं। हमारे देश के बुद्धिजीवियों में एक नया दौर शुरू हुआ है कि जो देश के तोड़ने की बात करे सिर पे चढ़ा लो, जो देशभक्ति की बात करे उसके हंसाई शुरू कर दो। जो देशभक्ति की बात करे बोले साहब ये तो गुंडागर्दी का काम है। और क्या अच्छा काम है कि आपके गिलानी साहब को यहां बुला के उनको सर पे चढ़ाना। अगर माओविस्ट आपके जो है सुरक्षा तंत्र के लोगों को मारना काटना शुरू करते हैं तो उनको बोलिए उनको बोलिए वो तो रॉबिन हुड है। सारी गलती है तो ये सरकार की है, इस देश की है, क्योंकि ये है क्यों, ये अभी तक टूट क्यों नहीं गया। मतलब एक अजीब सी बेचैनी है कि ये साहब देश को कब आप तोड़ेंगे। और जब मैं कहता हूं कि इस टाइप का आपका अगर माहौल आप पैदा करें तो कौन सा पागल सुरक्षा कर्मी आपके लिए लड़ेगा, मरेगा, गोली खाएगा, हाथ पैर अपने खोएगा, उसके उसके बच्चे अनाथ होंगे, बीवियां विधवा होंगी, इसलिए कि आप उसके ऊपर केस पे केस लगाए। मतलब वही दुश्मन रह गए इस देश के। ह्यूमन राइट्स का बवाल खड़ा होता है यहां पे। किसके ह्यूमन राइट्स? क्या एकमात्र टेररिस्ट ही हैं इस देश में जिनके मानवाधिकार हैं? और जो बाकी जो यहां लोग बैठे हैं वो डंगर हैं क्या, या वो नाली के कीड़े हैं? जब चाहे जो चाहे उन्हें मार सकता है। हर साल ये कुर्बानी हमको देनी पड़ेगी पाकिस्तान के टेररिस्टों को खुश रखने के लिए। आप में से 1000, 1500, 2000 मर गए तो क्या फर्क पड़ता है? आपको मुआवजा दिया जाएगा, आपका मुंह में 5 लाख रुपए रखे जाएंगे, आप चुप हो जाएंगे। वी विल ऑल शट अप। मैं पूछता हूं, एक आम भारतीय जान की कीमत क्या है? क्या है आपकी और मेरी जान की कीमत? हम जुल्म कैटेगरी में नहीं है, हम इस देश के आम नागरिक हैं। पूरा हक है पाकिस्तान की जिहादी तंजीमों को यहां आखेट करने का, शिकार करने का। वो शिकारी हैं साहब, वो शिकारी है माशाअल्लाह, वो शिकार का शौक रखते हैं। तो आपके जैसे लोग जानवर थोड़ी ना मार लेंगे। आप जानवर से क्या हो, बदतर हो आप जानवर से। यू आर वर्स देन ब्लडी एनिमल्स। ये हमारा हाल है। क्या मानव अधिकार है आपके? व्हाट नॉनसेंस। सबसे बड़ा अधिकार कौन सा?
जीवन का अधिकार, द राइट टू लाइफ, उसका खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, मैं आपको क्यों, मेरे को वो बोलते हैं, वो कौन सी पिक्चर थी, उसको गुस्सा क्यों आता है, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, तो आप पूछे साहब कि जनरल साहब को गुस्सा क्यों आता है। जनरल साहब को गुस्सा इसलिए आता है कि मैं एक लड़ाई के मैदान से दूसरे लड़ाई के मैदान से तीसरे लड़ाई के मैदान में गया हूं, और उसके अंदर आप देखेंगे हमने कितने लोगों को, बेगुनाह लोगों को मरते देखा है। हमने कितने सिपाहियों को अपने जान की अपना बलिदान देते देखा है। हाथ पकड़ा है जब वो आखिरी में सांस तोड़ रहा था, पानी मांग रहा था कि मुंह सूख गया है साहब पानी पिला दो। कोई अंत है इसका? ये दौर कब शुरू हुआ? ये दौर कब शुरू हुआ? ये कोई आजकल की बात नहीं है साहब, ये कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। आज से 30 साल पहले पंजाब में 1980 की दशक में ये दौर शुरू हुआ था, जबकि आईएसआई ने आपको शरेआम मदद करनी शुरू करी थी। जो वहां पे जो उग्रवादी थे उनको पहले पिस्टल देनी शुरू करी, ग्रेनेड देने शुरू किए, उसके बाद कलाशनिकोव, लाइट मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, क्या क्या नहीं दिया। 10 साल 21,000 हमारे भारतवर्ष के नागरिक शहीद हुए पंजाब की आतंकवाद के दौर में। 21,000। वो जैसे तैसे हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने क्या क्या जान पे खेल कर, क्या क्या नहीं करके उन्होंने उसको जब कंट्रोल में, नियंत्रण में लाए, तो जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया। 42,000 भारतीय नागरिक वहां पे अपनी जान दे चुके हैं। 21,000, 42,000। उसके बाद जब 2003 तक हमने वहां भी कमर तोड़ दी थी। हम थे 5 साल लगातार लड़ा हूं मैं जम्मू कश्मीर में, 5 साल, 3 एक के बाद एक पोस्टिंग। हर पोस्टिंग के बाद सिपाही को रोटेट किया जाता है। हर पोस्टिंग के बाद भाई एक फील्ड एक पीस, एक फील्ड एक पीस। हमें 3 फील्ड पोस्टिंग लगातार एक के बाद एक, वो भी लड़ाई के मैदानों में जम्मू कश्मीर में दी, 2000 से लेकर 2005 तक। किश्तवाड़ में हम लड़े, उसको नियंत्रण में लाए। उसके बाद हम लड़े वहां जाकर, आपके जो है मैं हेडक्वार्टर में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का मुझे टास्क दिया गया, तो पूरे जम्मू कश्मीर में हम घूम रहे थे। उसके बाद हमको रजौरी पुंछ भेजा गया फोर्स कमांडर बना के, और वहां हम लड़े। कितने, देखिए, जब वो हमारी लड़ाई पे हम वहां हावी होने लगे, उन्होंने बोला कि साहब यहां तो बहुत ज्यादा फौज है, जम्मू कश्मीर में फौज की तादाद बहुत ज्यादा है, ट्रूप डेंसिटी इज वेरी हाई। उन्होंने साहब वहां से लड़ाई को हटाकर पूरे भारतवर्ष में फैला दिया, द होल ऑफ इंडिया। आजकल पहले लश्कर, उसके बाद अब उन्होंने बोला कि साहब उसमें क्या है कि सीधे बात हमारे पे आती है, तो डिनाइबिलिटी होनी चाहिए। और डिनाइबिलिटी के लिए उन्होंने आप ही हमारे यहां से लड़के ले गए जो बहके हुए थे, उनको बलूचिस्तान ले गए, 3 महीने की ट्रेनिंग दी। किस चीज में ट्रेनिंग दी? AK-47 चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी, मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी। उनको सिखाया कि जो आप मार्केट से ओवर द शेल्फ खरीद सकते हो, अमोनियम नाइट्रेट जो कि फर्टिलाइजर है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि इंडस्ट्रियल केमिकल है, नायोजेल, स्लरी, ये सारे केमिकल जो आप जाके मार्केट से खरीद सकते हो मोल पे, आ जाओ आप अभी ले आ सकते हो। इनको लेके कैसे बम बनाने, आईडीज बनानी, और किस प्रकार उनका इस्तेमाल करना, क्योंकि ये इतने ज्यादा ताकतवर नहीं होते जितने मिलिट्री एक्सप्लोजिव जैसे RDX, TNT, PK, इनकी ताकत ज्यादा होती, बहुत नुकसान करते। तो आप क्या करो, जो इंडियन मुजाहिदीन के जो लोग हैं, ये लो पावर बॉम्ब्स बनाते हैं, लेकिन उनको इन टैंडम, यानी एक जगह में 5, 6, 7, 8 बम का आप इस्तेमाल करेंगे। शहर के अलग अलग जगहों में बम लगाएंगे, अलग अलग टाइम पे वो फटेंगे, और आखिरी बम कहां होगा? अस्पताल के बाहर, जहां रोते बिलखते लोग अपने जो है संबंधियों को, निकटतम लोगों को, घायल बच्चों को, माँ बाप को देखने जा रहे हैं, वहां पे एक बम ताकि उनके मुंह में भी फटे। और कोई, समझ लीजिए आप, 15,000 और हमने जो है भारतीय नागरिक इस दौर में खोए हैं। 1993 में शुरू हुआ था ये दौर, हमारी ट्रेन पे हमलों के साथ, आपको याद होगा, ठीक है। और इसकी जो चरम सीमा पहुंची जबकि लश्कर ए तोयबा ने पूरी दुनिया के सामने हमारा एक मजाक खड़ा कर दिया। ये है भारतवर्ष, ये है भारतवर्ष का सुरक्षा तंत्र। 3 दिन का तमाशा, तमाशा, तमाशा बन के रह गए यहां पर हम।
तो साहब अगर आप आंकड़ा लगाएं पूरा 80 से 90 हजार के बीच भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है इस आईएसआई के सपोर्टेड आतंकवाद के दौर में। 90 हजार हिंदुस्तानी। अरे साहब कोई जान की कीमत है या नहीं? अरे ये क्या है? आपके कान पे जू रेखती है कि नहीं, या आप बहरे हैं? और इसका जवाब क्या मिलता है हमको हमारी सरकार से कि साहब पीस डायलॉग इज अनस्टॉपेबल। तुम मरो, तुम कटो, तुम पिटो, तुम तड़फो, द पीस डायलॉग इज अनस्टॉपेबल। क्यों साहब? नहीं, फिर भी किस लिए? हमारा तमाशा तो आपने बना ही दिया, हमारे 90 हजार लोग आपने मरवा दिए, लेकिन पीस विद पाकिस्तान क्यों? क्योंकि अमेरिका से आपको आदेश आए। इसे देखिए, इसलिए गुस्सा आता है कि हम लोगों को, क्या हम लोग अपना जीवन का हक नहीं मांग सकते? और इस देश के जो बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो सारे के सारे लगे हैं आपको आज आतंकवादियों के मानवाधिकारों को बचाने कि साहब कैसे आप एक्शन ले सकते हैं। उसके पहले पूरी दुनिया भर में जहां आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो रही है, वो कहते हैं कि जो काउंटर टेररिस्ट एजेंसीज का जॉब है प्रीएम्प्ट करना, इसके पहले कि हमला हो, इसके पहले कि स्ट्राइक हो, आप उसको रोकें, उस वार को होने से पहले रोकें, उनको धर पकड़ें। धर पकड़ा तो आज वो क्या भुगत रहे कि क्यों तुमने खबर दी? अरे उसको तनख्वाह मिलती है खबर देने के लिए कि साहब कि यहां ऐसा होने वाला, क्यों खबर दी? तुम्हारे खिलाफ केस होना चाहिए। कितने आपके देखिए, 2 तो प्रधानमंत्री मारे जा चुके हैं आतंकवाद की घटनाओं को लेते हुए, कितने आप और मारना चाहते हैं? और अगर मतलब ठीक है साहब, इलेक्शन पार्टियों के आपस में द्वंद्व होता है, क्या वो द्वंद्व इतना बढ़ जाएगा कि एक दूसरे के लोगों को मराना शुरू करेंगे बाहर वालों से? इसी ये सोच के खून खोल जाता है। हमारे सिपाही जो लड़े मरे, किस लिए मरे? ये खाक देखने के लिए कि साहब ये तो बेअंत है, ये सिलसिला तो चलता रहेगा। वहां साहब लोगों को शिकार का शौक है, और आपसे अच्छा बेवकूफ शिकार कहां मिल सकता है उनको? बौद्धों और रोहिंग्या का झगड़ा होता है म्यांमार में, प्रतिक्रिया म्यांमार में नहीं होती, क्योंकि वहां की सरकार लात मारेगी, टूट के पड़ जाएगी, वहां की फौज टूट के पड़ जाएगी। तानाशाह है वहां के बैठे हुए हैं, तो वो होगा साहब यहां पे, क्योंकि सबसे परमिसिव, द बेस्ट एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर टेररिज्म इज बीइंग क्रिएटेड इन इंडिया। क्यों? क्योंकि आपने टेरर को पॉलिटिसाइज कर दिया है। और मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, आज के दिन, कि ये जो आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में जो जंग लग रहा है, ठीक है, उसके पीछे एक और भयानक, उससे भी ज्यादा भयानक जो है वो जो ये सिम्टम है, जो बीमारी है वो इसके पीछे है। और उस बीमारी को अगर हम नहीं समझे तो हमारा देश अब टूटने की कगार पे है। देखिए, 5000 पुरानी संस्कृति है आपकी, 5000। और अगर आप कोई आज कार्बन डेटिंग का ले लीजिए, जो अगर द्वारका की जो हुई है, तो वो 7,500 8,000 के ऊपर पहुंच रही है कार्बन डेटिंग। मैं मतलब ये नहीं बोल रहा कि साहब ये फलाने हिस्टोरियन बोल रहे हैं या वो बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कार्बन डेटिंग। लेकिन इस 7,500 में आप कितनी बार इकट्ठे हुए? कितनी बार इकट्ठे? 3 बार। मौर्य साम्राज्य 150 साल, मुगल साम्राज्य 150 साल, ब्रितानवी सरकार 150 साल। आप जो है ब्रितानवी सरकार का, यू आर द डिसेंडेंट्स। जो ये हमारी रिपब्लिक है, ये ब्रितानवी सरकार ने देश को इकट्ठा किया, देश को निहत्था किया, तब जाके एक मॉडर्न नेशन स्टेट बनती, ठीक है। और ये नेशन स्टेट बनी, 65 साल में ये टूटने की कगार पे है। देखिए, जो इतने बड़े देश हैं, मसलन की सोवियत यूनियन, चीन, भारतवर्ष, इनको खतरा बाहर से इतना नहीं है जितना इनको खतरा अंदर से है।
चीन और पाकिस्तान मिलके भी आप पे हमला करें, प्लीज मेरी बात समझिए, मैं सेना का 40 साल झक मारने के बाद बोल रहा हूं, अगर चीन और पाकिस्तान कल मिलकर भी हमला करते हैं, वो इस पूरे देश को तबाह नहीं कर सकते, वो खुद तबाह हो जाएंगे। लेकिन आप खुद टूट सकते हैं। द माइटी सोवियत यूनियन, जो कि अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक जो फैली हुई थी, जो यूरोप और एशिया के ऊपर फैली हुई थी, 1990 में उसका क्या हुआ? जिस सोवियत संघ ने जर्मन हिटलर की फौजों के नाक को चने चबवा दी, 480 जर्मन डिवीजन में से 360 जर्मन डिवीजन रूस के ऊपर चढ़ी, वहां से वापस नहीं आई, खत्म कर दिया। और फिर रूसी जाकर चढ़े, मॉस्को के गेट से ले जाकर उन्होंने खदेड़ते हुए बर्लिन तक ले गए, और बर्लिन की उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी। ठीक है साहब, ऐसी तगड़ी सोवियत यूनियन एक दिन 1990 में इट वैनिशेस विदाउट अ शॉट बीइंग फायर्ड। क्या आप जानते हैं कि चीन का रक्षा बजट और उसका इंटरनल सिक्योरिटी बजट दोनों में से कौन सा बड़ा है? इंटरनल सिक्योरिटी बजट बड़ा है रक्षा बजट, क्योंकि वो जानता है कि बाहर का खतरा उसे खत्म नहीं कर सकता। अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, उनका सोवियत संघ कुछ नहीं कर पाया, लेकिन वो अंदर से टूट सकता है। ठीक यही हालत भारतवर्ष की है। आप एक बहुत बड़े देश हैं, लेकिन आप में इतने सारे किस्म के लोग, जात पात है कि आप अंदर से टूटने का ज्यादा खतरा है आपको बनिस्बत बाहरी हमले से। इसीलिए हम लोग चिंतित हैं, जो जानकार हैं। देखिए, जो जानता नहीं तो वो मस्त घूम रहा है, उसको खतरे का इल्म ही नहीं, साहब इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन जो जानता है कि ये क्या हो रहा है साहब, ये और देशों में क्या हुआ, क्योंकि हमारा तो काम है 24 घंटे यही चीज पढ़ना, अध्ययन करना, स्टडी करना। मैं और कल आरएसएन सिंह साहब अपने रॉ के जो अधिकारी है, और हम लोग जो है इसके ऊपर बहुत देर से चिंतन कर रहे हैं, और ये चिंता खाए जा रही है अब कि ये जो टेररिज्म का आप डील नहीं कर पा रहे, ये तो केवल एक सिम्टम है। बीमारी बहुत गहरी है आपकी। बीमारी आपकी 1990 में शुरू हुई, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। प्लीज इसको समझिए, फॉर गॉड सेक अंडरस्टैंड मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आज, क्योंकि आज अगर हमने नहीं बोला तो शायद बहुत देर हो जाएगी। इट मे बी टू ब्लडी लेट। देखिए, जब हमारी स्वतंत्रता संग्राम चल रही थी तो उस वक्त क्या नेशनलिज्म का प्रोजेक्ट था? टू क्रिएट अ पैन इंडियन आइडेंटिटी, एक भारतीय पहचान बनाना। प्लीज समझिए, एक भारतीय पहचान बनाना कि हम सब भारतीय हैं। ये एनसीसी का क्या गाना है? हम सब भारतीय हैं। हमारा धर्म क्या है, हमारी जात क्या है, हमारी पात क्या है, हमारी भाषा क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस वक्त अंग्रेज हंसे हमारे ऊपर, जनरल वेवल साहब हंसे और बोले द आइडिया ऑफ इंडिया एज द बेसिस ऑफ अ नेशन स्टेट इज एज सिली एज द आइडिया ऑफ द इक्वेटर एज अ नेशन स्टेट। क्या इक्वेटर की जो लाइन है वो एक नेशन स्टेट का आधार बन सकती है? क्योंकि अलग अलग लोग हैं, उनमें क्या जोड़ा आपस में? हिसाब साहब इक्वेटर जाती है, इक्वेटर कंट्री होगी, इक्वेटर का फ्लैग बनेगा, बकवास। तो वो हंसे हमारे ऊपर। जब गांधी जी, बाकी हमारे नेता भारतीयता की बात कर रहे, कहता कौन भारतीय? विच इंडियन, विच ब्लडी इंडियन। तुम मद्रासी हो, तुम पंजाबी हो, तुम बंगाली हो, तुम उड़िया हो, तुम बिहारी हो, अरे तुम क्या क्या नहीं, तुम महातो हो, तुम कुर्मी हो, तुम जाट हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम हिंदू हो, तुम कहां से देश बनोगे? लेकिन देखिए, वो दौर, वो स्ट्रगल एक इंपीरियल पावर के खिलाफ, आफ्टर ऑल हम एक देश बने। और अगर आप देश बने तो आज कहा जा रहा है कि साहब ये तो हुआ, हम एक बड़े अलग किस्म के देश हैं। देशों में देश तो एक देश है साहब, भारतवर्ष देश है। क्यों? कि बाकी सब तो साहब हिंसा के आधार पे बने हैं, ताकत के आधार पे बने हैं। द मॉडर्न नेशन स्टेट, वेस्टफालियन नेशन स्टेट, जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया 1648 से बनी, वो ताकत के आधार पे बनी। प्लीज समझिए, इट इज बिल्ट ऑन द मोनोपोली ऑफ वायलेंस।
एक नेशन स्टेट जब बनती है जबकि अपनी वो पूरी प्रजा को डिजाम करे। कोई सामंत नहीं, कोई किलेदार नहीं, कोई सूबेदार नहीं, कोई फलाना नहीं, कोई हथियार नहीं उठा सकता सिवाय आपकी फौज, सिवाय आपकी पुलिस। जो ताकत जो है वो देश के पास रहती है। आज आप उस ताकत को बांट के दे रहे हैं लश्कर तोयबा को, जैश ए मोहम्मद को, इंडियन मुजाहिदीन को, जो जब चाहे आपको यहां आके मार दे। तो हम टैक्स किस लिए पे कर रहे हैं आपको? हम टैक्स इसलिए पे कर रहे हैं कि हमने अपने हथियार उठाने का बीड़ा छोड़ दिया ताकि सरकार हमें बचाएगी। तो आप ये कर रहे हैं। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये जो हमने एक भारतीय पहचान, पैन इंडियन आइडेंटिटी बनानी शुरू का जो प्रोजेक्ट शुरू किया था फ्रीडम स्ट्रगल के साथ 1990 की दशक से, उसका तीतर बीतर उसकी ऐसी तैसी कर दी गई। आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स शुरू हुए। आपका जो पॉलिटिक्स है वही आज खतरा पैदा हो गया है आपके लिए। मैं समझाता हूं, प्लीज थोड़ा मेरे को ध्यान दीजिए, तवज्जो दीजिए इस तरफ। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अनुसार आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10% वोट के साथ जीत सकते हैं, और एक पार्टी जिसके केवल 10% वोट हो इलेक्टोरेट का, वो बहुमत में आ सकती है, बड़े भारी बहुमत में आ सकती है। क्यों? क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ पार्टीज है, और 10% वोट के साथ आप आ सकते हैं। तो आज से कोई, जब हमारे देश में जो विजनरी लीडरशिप जब खत्म हो गई, और जिसको बोलते हैं ना पिग्मी बौने जब आने शुरू हुए हमारी राजनीति में, तो उन लोगों ने बोला कि साहब मुझे देशव्यापी कोई प्रोग्राम करने की क्या जरूरत है, नेशनल मोबिलाइजेशन और नेशनल इश्यूज करने की क्या जरूरत है। अगर 10% वोट पे मैं जीत सकता हूं, नेता बन सकता हूं, तो नेशनल मोबिलाइजेशन की क्या जरूरत, भारतीयता क्या बकवास। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुर्मी ज्यादा है, कुर्मी वेट मेरी जेब में, मैं ये 10% पे फोकस करूं, बाकी देश भाड़ में जाए। यहां जीतने के लिए मुझे 10% कुर्मी वोट चाहिए, यादव वोट चाहिए, अहीर वोट चाहिए, क्या क्या वोट नहीं चाहिए आपको। और तब से आपने इस देश की मानसिकता को तोड़ना शुरू किया है। फ्रैक्चरिंग, स्प्लिंटरिंग, जैसे बम फटता है तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वैसे आपने करना शुरू किया है। यू आर डिस्ट्रॉइंग द आइडिया ऑफ इंडिया बाय योर स्ट्रेस ऑन आइडेंटिटी मार्कर्स, लोकल आइडेंटिटी मार्कर्स लाइक कास्ट, लाइक क्रीड। जो कौन आपका, देखिए कई साल पहले की बात है, कौन आपका कास्ट पूछता था? आपने कास्ट को रिजर्वेशन का बेसिस बना दिया। जो नहीं भी जानना चाहता उसको अब अपना कास्ट ढूंढ के निकालना पड़ता है कि साहब है क्या। तो जो आपकी राष्ट्रीयता का जो आधार है, जो आधारशिला को तोड़ दिया गया है, आप थोड़ी देर और इसको करके देखिए। अंग्रेज आपको इतनी बुरी तरह से नहीं बांट पाए, उन्होंने पूरी कोशिश करी। ये थोड़ी ना साहब ये डोगरे, मराठे, हिंदू, सिख सब तो अलग अलग है। उन्होंने अलग अलग इलेक्टोरेट दिए, क्रिश्चियन इलेक्टोरेट सेपरेट किया, मुस्लिम इलेक्टोरेट सेपरेट किया, सिख इलेक्टोरेट को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, ताकि ये अलगाववाद बढ़े। कौन चाहता? वो थोड़े ना चाहते थे कि आप एक देश, एक मानसिकता प्राप्त करें, भारतीय पहचान प्राप्त करें। उन्होंने पूरी कोशिश करी लेकिन वो विफल रहे। हमारे स्वतंत्र भारत के जो नेतागण हैं, जहां अंग्रेज हार गए कि हमको पूरी तरह से वो तोड़ नहीं पाए, आज वो साहब हमारे लिए कर गए हैं अपने स्वार्थ, अपनी कुर्सी के लिए। अगर लोग देश तोड़ने को तैयार हो जाएं, देश की सुरक्षा एजेंसियों को तहस नहस करने को तैयार हो जाए, तो ये आपकी खुददारी माफ कीजिए, हमें बहुत भारी पड़ रही है। आपकी खुददारी हमको बहुत भारी पड़ेगी। और मैं कह रहा हूं कि ये अब वाकई खतरा आ गया है। आपने जो प्रणाली बनाई है, माफ कीजिए, पॉलिटिकल फंडिंग की, सारी करप्शन की रूट आपकी वहां से चालू होती है। झूठ, सत्यमेव जयते आपका नारा है, और आप एक बड़े झूठ से शुरू करते हैं कि साहब मैंने तो 25 लाख मेरी सीलिंग है स्पेंडिंग की, और मुंडे साहब ने आज बोल दिया कटु सत्य, तो आज दुनिया
हाय हाय कर रही, 8 करोड़। ये गैप कहां से कवर होता है? ये गैप कवर होता है ब्लैक मनी से। आप लोग इसका, हमारे जो नेतागण हैं वो इसका आधार हो गए। अरे साहब, अगर बाढ़ ही खेत खाएगी तो हम लोग कहां जाएंगे? हमने बाढ़ लगाई, वो बाढ़ ही खेत खा रही है। 1990 से ये राजनीति का दौर शुरू हुआ है और शॉर्ट टर्म एडवांटेज के लिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की ऐसी तैसी की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बजाय डोल दी जा रही है कि एमजी नरेगा में आइए, वहां पे आप जो है एक खड्डा खोदिए, कल जाके उसी खड्डे को भर दीजिए और पैसा ले जाइए। 1,40,000 करोड़ इस पे लगा है। उसमें से 40% आपका क्या कहता है कि वो कहां गया, हमें नहीं मालूम। 14 अरब डॉलर वर्थ राशि निकल गई इससे। अभी फूड बिल आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है, हम सब खाना खाएंगे, हिष्ट पुष्ट हो जाएंगे। और लोग कितना खाएंगे मुझे नहीं मालूम। इसलिए लेकिन देखिए, ये जो है, ये जो बेसिक जो रूट प्रॉब्लम है, रूट कॉजेस को देखिए। ये जो टेररिज्म के प्रति हमारा जो रिस्पांस है, इसी एक शांति की मानसिकता को हमने, झूठी मानसिकता को अपना वो लेके बनाया हुआ है कि साहब हम तो एक एक्सेप्शनल देश है, हम तो पैदा ही नॉन वायलेंस से हुए थे। झूठ, माफ कीजिए, लेट मी बी ब्लंट, झूठ, सफेद झूठ। आप वायलेंस से पैदा हुए हैं। पूछिए कैसे? 60,000 सैनिक भारतीय आजाद हिंद फौज के जापानियों के साथ लड़े इंफाल कोहिमा में। 26,000 उनमें से उन्होंने अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। और वो लड़ाई, वो बोले कि इधर उधर 19-20 की थी। अगर जापानी फौजें उस वक्त टूट के निकल पड़ती दीमापुर के लिए, भारतवर्ष में अंग्रेज गए थे। 19-20 की लड़ाई थी ये। इतना तक उन्होंने कर दिया। उसके बाद भी वो हार गए, पूरा पीछे हटते गए। वो पूरा बर्मा के थ्रू, जहां आज ये रोहिंग्या और बौद्धों का हो रहा है, और उनके 60,000 में से 26,000 यानी 46% शहीद हुए। अंग्रेजों की खड़ी की हुई एक भारतीय सेना थी उस वक्त, जिसमें 2.5 मिलियन मैन, 25 लाख लोग थे। पूरे 25 लाख में से 20,000 शहीद हुए द्वितीय महायुद्ध में। आप समझते हैं? मैं इसलिए आंकड़े दे रहा हूं कि आप अंदाज लगाएं कि सैक्रिफाइस किसने किया। 26,000 60,000 में से मारे जाते। हिला के रख दिया अंग्रेजी सरकार, ब्रितानवी सरकार को उन्होंने छुपा के रखा। ब्रितानवी सरकार ने सबसे बड़ा सत्य, भयंकर सत्य, कि भारत की एक आजाद हिंद फौज बन चुकी, वो लड़ रही है भारत की आजादी के लिए। वो अहिंसावादी नहीं है। वो ये नहीं कहेगी साहब हमने लाठी खाई, हमारी भैंस ने भी लाठी खाई। लाठी तो मेरी भैंस भी खाती है। अब ये थोड़ी ना है कि मेरी भैंस जाके बैठ जाएगी गद्दी में, ठीक है। लेकिन वो लड़े, वो मरे, वो शहीद हुए। और हालांकि वो हार गए, they lost the battle but they won the war। ये समझिए क्यों they won the war। जब लड़ाई खत्म हो गई, अंग्रेज सोचे हम जीत गए, ट्रायम्फलिज्म, हमने इनको धूल चटा दी, नाको चने चबवा दिए। भारत की जो भी आजादी की बात कर रहे थे, लड़ना चाहते थे, हो गए ना पस्त। तो उन्होंने आजाद हिंद फौज के 3 अफसर, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख, यहां लाल किले में लाके उनका कोर्ट मार्शल शुरू किया। लाल किले में क्यों? क्योंकि इनका नारा था हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे। तो लाल किले पे झंडा फहराओगे, तिरंगा, ये लो तुम्हारा यहां कोर्ट मार्शल होगा। और अब उन्होंने सब दुनिया को बताना शुरू किया कि ये थी आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, उसकी हमने ये कर दिया, वो कर दिया, युद्धबंदी बन गए, हार गए, पिट गए। पूरे देश में आक्रोश की लहर फैल गई। और आक्रोश की लहर तो फैली, वो तो अलग है। भारतीय सेना में म्यूटनी शुरू हो गई। जबलपुर के क्षेत्र में 4 यूनिटों ने म्यूटनी कर दी। इंडियन नेवी के अंदर, रॉयल इंडियन नेवी के अंदर, मुंबई के जहाजों में म्यूटनी शुरू हो गई। ये क्या मतलब? थर्रा गए अंग्रेज। 25 लाख सशस्त्र भारतीय सैनिक डीमोबिलाइज किए जा रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। कोई 80 से 1000 के करीब यहां अंग्रेज सैनिक थे।
बोले साहब अगर 25 लाख भारतीय सैनिक हमारे पे टूट पड़े तो हम क्या 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 इनको रोक पाएंगे? नहीं रोक पा सकते आप। तो उन्होंने बोला साहब अच्छा है कि हम बड़े ग्रेस के साथ निकल जाए। और ये किसने कहा है साहब? अंग्रेज प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने। जब 1948 में जब वो आया, कलकत्ता में आया, तो उस वक्त गवर्नर थे चक्रवर्ती, पीबी चक्रवर्ती। उन्होंने उनसे बात करी कि साहब क्विट इंडिया मूवमेंट तो खलास हो चुकी थी, फिर आप गए क्यों? उसने बोला सुभाष चंद्र बोस एंड द आईएनए कहते हैं कि 25 लाख अगर हिंदुस्तानी फौज में बगावत होती तो हम क्या कर सकते थे? हम थक चुके थे लड़ाई लड़ लड़ के 5 साल। हमने कहा चले जाना ठीक है। तो आजादी कैसे मिली आपको? बिना चक्र बिना ढाल नहीं मिली, माफ कीजिए। सत्य यह है कि कुर्बानियों से मिली, लड़के मिली, कुर्बानियों से मिली, लड़के मिली। उस कुर्बानी की कीमत आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। आप आज आपका देश इस कगार पे है कि या तो वो एक महाशक्ति बनेगा या वो टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सामंत आपके में यहां बैठे मिलेंगे आपको। हर 24 कदम के पास आप टैक्स पे करेंगे, एंट्री का और पासपोर्ट बनाएंगे अपने। ये हाल आपका अगर कर रहे हैं, आपकी राजनीति की जो दिशा है वो कर रही है। इस दिशा को हमें मोड़ देना होगा। भारतीयता को हमें प्राथमिकता देनी होगी। नहीं देंगे आप तो आप भारतीय नहीं रहेंगे। अब चाहे बनिए उसके बाद जो बनना चाहते हैं, अहीर, जाट, कुर्मी, सिख। आई मीन व्हाट द हेल? क्यों आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से आतंकवाद को जोड़ा जा रहा है? पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां उसको पकड़ती हैं जिसके खिलाफ एविडेंस है। The only thing जो मेरे को बोलना हो, चाहे मेरी बाप हो, अगर एविडेंस उसके खिलाफ है तो सॉरी, मैं पिताजी मैं वचनबद्ध हूं, मैंने कसम खाई है सरकार के सामने कि मैं करूंगा। सॉरी, आई हैव टू अरेस्ट यू, चाहे मेरा पिता क्यों ना हो जी। अगर मेरे जहां तक ड्यूटी का सवाल है, आई गो वेयर द एविडेंस गोज। आज आप कह रहे हैं कि नहीं ये फलानी कम्युनिटी है, अगर इसके पकड़ोगे तो 10 उस कम्युनिटी के पकड़ना, 15 उसके पकड़ना। ये क्या है साहब? कोई तंत्र चल सकता है? अमेरिका में हमला हुआ 9/11 को, क्या दूसरा हमला हुआ? और जब हुआ तो उन्होंने 3 दिन में पकड़ लिया, पूरा शहर बंद किया, चाहे किसी सिविलियन को गोली लगे ना लगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जब आप ऐसे टूट के पड़े तब आप लड़ाइयां जीतते हैं। वो अच्छे भी हैं, वो बुरे भी हैं, हम लड़े कि ना लड़े, अरे तुम मरो। जब 3 सेकंड में लड़ाई के मैदान में फैसला हो जाता है, जिसने पहले गोली मारी ही विन्स, ही हु शूट्स फर्स्ट विन्स। आप हाथ पैर बांधो अपने फौजियों के, अपने सीआरपीएफ वालों के, तो बेचारे 75 तो मारेंगे, क्योंकि उनको यह समझ नहीं आ रहा कि मैं फायर करूं या ना करूं। एक जाट जब मैं था जम्मू कश्मीर में, उसने मेरे को बोल दिया एक दिन कि साहब जी पहले तो फैसला कर ले कि मैं मारूं या ना मारूं। मारूं तो क्यों मारा, नहीं मारूं तो साहब क्यों नहीं मार रहा? तूने चूड़ियां डाल रखी हैं क्या? तुमको राशन नहीं मिलता क्या? खाना नहीं मिलता सालों तुम लोगों को? क्यों नहीं मार रहे? साहब पहले फैसला कर ले, मैं मारूं या ना मारूं, फिर मेरे को हुक्म दे दियो। लेकिन साहब हुक्म दियो मारना, लेकिन जोर से नहीं मारना। ये क्या है साहब? या तो मारो या ना मारो। उसे आपके सिपाही सीधे साधे लोग हैं, बेचारे गांव के हैं। बड़ी अच्छी बात है, धन्य है ये धरती, हमारे गांव में सीधे साधे लोग हैं बेचारे। हमारे जैसे पढ़े लिखे तेज तरार लोग नहीं है, जो हर पहलू हर पक्ष देख सकते हैं, शेड्स ऑफ ग्रे देख सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, तभी लड़ाई होती है। नहीं तो देखिए अर्जुन जैसा महायोद्धा भी जब महाभारत की संग्राम शुरू होने वाली थी तो वो गया, उसने बोला दिखाओ जरा साहब, दिखाइए महाराज हमको दिखाइए, हम कौन लड़ने आया है। तो देखा अपना चाचा ताया गुरु ये वो, तो उसने लंबा भाषण दिया कि किस लिए हम लड़ते हैं, इतने पैसे कमाने के लिए। तो उसको क्या उसको बोला गया, ये तो भाषण कर बंद, तेरे साथ मैं खड़ा हूं यहां पे, ठीक है। तो वो यही आपको, यही जो गीता का जो उपदेश है
आज बहुत लागू है हमारे देश में। प्लीज जहां युद्ध करना है प्लीज युद्ध करिए। यू वांट टू शूट शूट, डोंट टॉक। बकवास मत करो उसके बाद कि साहब ये तो गांधीयन विद गन्स है। अरे साहब ये गांधीयन विद गन बेचारे महात्मा गांधी का क्यों हम नाम बदनाम कर रहे हैं? ये रॉबिन हुड है। अरे रॉबिन हुड कहां के हुए? चोर, डकैत, जल्लाद। वहां पे उनकी अदालत बैठती है, जहां अदालत की इस आदमी को 6 इंच छोटा कर दो। मतलब ये आप चाहते हैं ये लोग राज करें? कम्युनिज्म कहीं दुनिया भर में काम करी है? क्या रूस में सफल रही? क्या चीन में सफल रही? क्या पूरे ईस्ट यूरोप में, ईस्ट जर्मनी, रोमानिया, हंगेरी, पोलैंड यहां सफल रही? तो यार हमने क्या पाप किया कि हमारे सर मोड़ी जाएगी? मैं आपसे सीधी बात पूछना चाहता हूं कि हमने क्या पाप किया कि हम इनके सामने भी घुटने टेके? नहीं, बड़े अच्छे हैं एक्चुअली इनकी सोच वो दूसरी बात। इसे ये जो कंफ्यूज करना, ये जो भ्रांति पैदा करना, ये जो हाथ पैर बांधना, हम बोलते हैं करो, या तो उसे भी भयभीत हो जाता है, जो सीखा है वो भी भूल जाता है। लड़ाई के मैदान में अगर कोई डर गया बहुत बुरी तरह से, जो डर गया सो मर गया। अब ऐसे ऐसे करते फिरोगे, हमने देखे हैं लोग किसी, और जो दिमाग ठंडा रखता है वो हमेशा जीतता है। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि अपने दुश्मन को कमजोर करना, उसमें गिल्ट इंड्यूस करो। आप समझते हैं गिल्ट क्या होता है? ग्लानि। अरे साहब हम इनको मारेंगे, हम लड़ेंगे, बेचारे जो ये आदम जाति के गरीब गरीब लोग, बेचारे भील और ये और गोंड, हम इनको मारेंगे। भाई जब उसने हथियार उठा लिया तो दो ही चीज है यार, या वो फायर करे या मैं फायर करूं, या तीसरी चीज मेरे को नहीं मालूम। मैं गया था, ये मुझे जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे बुलाया गया इधर पे छत्तीसगढ़ कि साहब आप मिलिट्री एडवाइजर बनिए। तो मैं कहा साहब पहले मैं जरा देख लूं, फिर मैं मिलिट्री एडवाइजर आपको मैं बताऊं। तो मैं वहां आया तो वहां पे जो आईजी ऑफ साहब थे वो आए, जनरल लेट मी टेल यू व्हाट इज रॉन्ग। मैं कहा बताइए। तो इट इज सोशियो इकोनॉमिक, इट इज दिस। उन्होंने मुझे इकोनॉमी का पाठ पढ़ा दिया। मैं कहा मेरे बाप मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। एक मुझे वहां पे नक्शा दिखा। मैं कहा जरा ये बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी गुड वेरी गुड। जरा नक्शे पे चलिए, मुझे बताइए आपकी ट्रूप्स कहाँ कहाँ लगे हैं, आपकी फौज कहाँ कहाँ लगी है नक्शे पे, मुझे वो समझाइए यार। मैं लड़ाई करने आया हूँ, ये मेरा काम नहीं है। ये मेरा काम नहीं है कि ये बनाओ वो बनाओ, घर बनाओ। मेरा काम है तोड़ना। अगर मेरे दुश्मन का घर है, आई विल ब्लडी डिस्ट्रॉय। तो वो नक्शे पे आए। मैं वो साहब मुझे आप अपनी डिप्लॉयमेंट बताइए। वो एक्चुअली वो डीआईजी साहब को मालूम है। वो डीआईजी साहब आए। मैं कहा बताइए समझाइए। नहीं साहब मैं जानता हूँ किसको, हमारा जो असिस्टेंट कमांडेंट है उसको पता है। मैं कहा उसको बुलाओ यार, तुम मेरे को समझा दो यार यहाँ। उसमें जब मैं देखा त्रुटियां, मैं कहा तुम रोड सिक्योर करते हो? नहीं। तुम्हारा खाना कैसे आता है? आरओपी होती है? नहीं साहब। खाना कैसे आता है? साहब सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर लाता है। वो कैसे ले आता है? साहब वो पैसा खिलाता है उनको। यार जब तुम्हारा खाना पैसा खिला के आ रहा है, हमारे माफ कीजिए, वो कहा है कि क्या बेचारी नंगी क्या नहाएगी, क्या निचोड़ेगी तुम्हें, तो तुम क्या लड़ोगे यार? तुम्हारा खाना कहाँ से आ रहा है, तुम्हारा वो उसके ऊपर निर्भर है। मैं कहा आप वो सीआई ग्रिड बनाई, वो क्या होता है साहब? मैंने थोड़ी देर देखा, मैं विश्व रंजन जी के पास गया, बहुत अच्छे अफसर हैं। मैंने कहा साहब ऐसा है। कहते साहब बख्शी साहब कब ज्वाइन कर रहे हो? मैंने कहा साहब ऐसा है कि आज तक मैंने जो लड़ाई सरकार ने दी मैंने जीती, लड़ाई नहीं हारा। आई हैव नॉट लॉस्ट अ बैटल। ठीक है, लेकिन साहब मैं अब अपनी इज्जत जो 40 साल में कमाई, मैं याद धुलवाना नहीं चाहता। इज्जत कमा के आया 40 साल में कि लड़े पाकिस्तान की 29 बलूच जितने बदमाशी की थी, अच्छी तरह रगड़ा हुआ हमने उसको। 45 आदमी मारे हुए, उनका बटालियन हेडक्वार्टर जला दिया, सीओ साहब का कमरा जलाया था हमने। तभी वो पलटन ठीक थी इतने साल। बड़ी बदमाश पलटन, तभी ठीक थी, अच्छी मार मारी। साहब जहां गए अच्छी मार मारी। अब साहब आके अब हमारी इसमें इज्जत हमारी धो दो, जो कमाई 40 साल लगे कमाने में, यहाँ तो मैं थोड़ा पहले। आप फौज को बुला लीजिए, आपके बस की चीज है, आपके बस का रोग नहीं है। ये बात है। देखिए हमें भारतीयों के अंदर हम शेड्स ऑफ ग्रे ढूंढते हैं।
अंग्रेजों की तरह हम ब्लैक और व्हाइट नहीं देखते। नहीं साहब, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अच्छे भी हो सकते हैं, नहीं भी अच्छे हो सकते। क्या मतलब? 75 आदमी हमारे मार डाले, हमारे बेचारे सिपाही जो मरे हुए उसके पेट की आंतड़ी निकाल के उसमें बम डाल रहा है ताकि जब डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर के मुंह में बम फटे। वो अच्छा है? नहीं, आपका दिमाग सही है? आर यू सेन और आर यू ब्लडी वेल इनसेन? जब लड़ना है तो लड़ो। व्हेन यू वांट टू शूट, शूट, डोंट टॉक। क्यों आप अपनी अच्छी फौजों को इस कगार पे ले आए कि आज वो पूछ रहा है एक जाट सिपाही मेरे साहब मैं क्या करूं? तेने बोल दे फायर करूं ना करूं यार, क्योंकि दो चीज तो है नहीं ना, यहां थोड़ी ना कि नहीं यार जोर से नहीं फायर करना। तो अंत में मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, मेरे कुलीग हैं, बहुत मैं उनकी इज्जत करता हूं, RSN सिंह साहब, और इंटेलिजेंस का खास उनको बहुत तजुर्बा है। मैं प्लीज आप युवा पीढ़ी से यहां चाहता हूं कि आप समझें, बहुत भारी दारोमदार आपके कंधों पे है, नहीं तो इतिहास हमें दोषी ठहराएगा। वी डिड नॉट स्पीक अप व्हेन देयर वाज द टाइम। हम चुप रहे, हम मौन रहे जब हमारा देश टूट रहा था, जब उसे तोड़ने की कगार पे ले जाया जा रहा था, हम खामोश रहे। वी आर गिल्टी। हम सब के सब सामूहिक तौर पे अपराधी होंगे उसके। तो अगर वो देश टूट गया कल परसों चौथ, महाशक्ति नहीं बना, क्या रोक सकता आपको साहब? सबसे युवा पीढ़ी आपकी है, 50% भारतीय आबादी 25 साल के नीचे है। अरे साहब, इसके साथ भरा होना चाहिए था, ये देश उबल रहा होना चाहिए था जोश के साथ, और आप मर रहे हो। आज जो आए यहां पे शिकार खेल के चला जा रहा है, तुम्हारा कहां है तुम्हारा जमीन? क्यों नहीं खोलता खून? ये कोई देश है या कोई मजाक है? हाउ डेयर यू टच एन इंडियन? तुम बाल के ऊपर कैसे हाथ लगा सकते हो? और आप 160 165 मार रहे हैं एक बार में, और यहां से शांति की बात हो रही है। भाग में गई ऐसी शांति जिसने चिर शांति पहुंचा दी हमारे 90,000 भारतीयों को। प्लीज ये आंकड़ा समझिए और इसकी जो संगीनता है उसे समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।